हेलो एवरीवन, क्या हुआ है? एमसीक्यू से डर लग रहा है? नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और आपका डर ख़त्म करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर से ही कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे और भी बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद सिल्क। जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ रब किया जाता है ना, सिल्क के कपड़े के साथ, मतलब एक कोई ग्लास की रॉड है, कांच की रॉड, उसको हम ऐसे ऐसे करके सिल्क के कपड़े पे क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। तो उसको रब करने पर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्क, दूसरा ऑप्शन है गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क, गेन प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क, तीसरा और चौथा ऑप्शन है गिव्स प्रोटॉन टू सिल्क। तो जब हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं किसी सिल्क के कपड़े के ऊपर, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र सिल्क की ओर हो जाता है। ग्लास रॉड से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाते हैं। और जब ग्लास रॉड से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो सिल्क पर जा कर के, यानी ये सिल्क मटेरियल है यहाँ पर, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन के लॉस कर देने से ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन जनरल मेटेलिक रॉड्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स, द रीज़न इज। मतलब जब हम लोग किसी इन्फ्लेमेबल ऑटोमोबाइल्स के साथ, यानी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेट्रोलियम वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उन व्हीकल्स से हम हमेशा एक वायर को लटका के रखते हैं ज़मीन पर। वाई, क्या कारण होगा? द रीज़न इज। तो पहला ऑप्शन दिया गया है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर, दूसरा ऑप्शन दिया है टू कीप द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियरर टू द अर्थ, तीसरा दिया टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, और चौथा नन ऑफ दिस। मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम लोग किसी एक इन्फ्लेमेबल ऑटोमोबाइल को, इन्फ्लेमेबल ऑटोमोबाइल मतलब वो ऑटोमोबाइल होते हैं जिनमें कोई ऐसी चीज़ें जा रही हों जो जलती हों, यानी कि जैसे पेट्रोलियम वगैरह, डीजल वगैरह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनसे अक्सर एक तार को लटका के ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है। तो पूछा कि क्यों ऐसा करते हैं? अरे भाई, एक छोटे से तार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए थोड़ी करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो दिया टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ कैरियर, नहीं, कैरियर की स्पीड उससे कैसे कंट्रोल होगी? वो तो एक हल्का सा वायर होता है, ठीक है ना, छोटा सा वायर होगा, तो उससे स्पीड ऑफ कैरियर कंट्रोल नहीं होगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियर टू द अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अर्थ के करीब रखने के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर कॉन्टैक्ट विद अर्थ। हाँ, अर्थ के कॉन्टैक्ट में जो कैरियर है, जो वो ऑटोमोबाइल है, यानी कि जो वो गाड़ी है, जो वो ट्रक है जिससे कि हम लोग पेट्रोलियम को इधर से उधर ले जा रहे हैं, उसको अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में रखने के लिए उससे एक तार को टच करके रखा जाता है। क्यों? अर्थ और उसके बीच एक तार का कॉन्टैक्ट आ जाता है ताकि जो चार्ज है, फ्रिक्शन के कारण जो उसके अंदर चार्ज डेवलप हो रहे हैं, वो चार्ज जो है वो अर्थ को ट्रांसफ़र हो सके। तो यानी कि चार्ज को अर्थ को ट्रांसफ़र कराने के लिए हम लोग वो ऑटोमोबाइल के साथ एक वायर को टच करके रखते हैं। तो इसका कारण केवल छोटा सा है, इसमें मतलब सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस D एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज F। ओके, if a medium of dielectric constant capital K is introduced around them, the force now will be। मतलब कहने का ये हुआ कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 और एक Q2, ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो जब ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। हमने क्या किया कि इनके पास से, मतलब ये कहाँ पहले कैसे रखे थे? एयर में रखे हुए थे, ठीक है ना, वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वैक्यूम में जो एप्सिलॉन, ये इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, कितनी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। देखिए, तो कहने का मतलब ये है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कांस्टेंट की वैल्यू होती है। बट उसने अभी हमसे क्या कहा कि हमने इसके आसपास वैक्यूम को हटाकर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बदल जाता है। और क्या हो जाता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मतलब अगर हम 1/k को बाहर ले लें तो ये फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि उस अनदर मीडियम में जब हमने कोई और मीडियम या कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया 1/k टाइम्स ऑफ एफ एयर। यानी ये हमारा एफ वैक्यूम था या एफ एयर भी कह सकते हैं। तो ये वैक्यूम में और एयर में क्योंकि बराबर होता है तो एफ वैक्यूम था। यानी कि जो किसी अनदर मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाएगा, या ये कह लीजिए कि वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का k से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1/k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। चलिए तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। इसने कहा व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल मेटल स्फीयर द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स। मतलब व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल, ओके न्यूट्रल मेटल। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसने यही कहा कि हमने 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से रिमूव करा दिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कि चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, मतलब इस स्फीयर के ऊपर, अगर स्फीयर के शेप में ही ले लें तो एक स्फीयर के ऊपर से हमने दूसरे किसी स्फीयर को दे दिए होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, तो हम कहते जानते हैं Q बराबर NE होता है। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, Q 10 × 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में लेते हैं तो इसलिए आप कह सकते हैं माइनस का 1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। तो जब इसका इतना चला गया तो इस पर कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है कि उस स्फीयर पर अब कितना चार्ज रह गया, तो उस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज रह गया होगा। जितना इधर ट्रांसफ़र हो गया उसके बराबर ही यहाँ पर चार्ज रह गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब कोई बॉडी न्यूट्रल होती है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो आपने जितना नेगेटिव इसमें से निकाल कर इधर दे दिया उतना ही इसके ऊपर क्या रह गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चले जाने से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन के ले लेने से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उस पर अब कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज बता होगा, 1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये भी याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम नेगेटिव, 1.6 × 10⁻⁻20 नेगेटिव, 1.6 × 10⁻⁻20 पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, टू सिमिलर स्फीयर हैविंग +q एंड -q चार्जेस आर kept at a certain distance f. Force F act between the two if at the middle of the two sphere another similar sphere having charge +q is kept. Okay. Then it experiences a force in magnitude and direction as, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 0 having no direction, 8f towards +q charge, 8f towards -q charge, 4f towards +q चार्ज। देखिए तो क्या कहा है क्वेश्चन में, सिंपल सी बात कही है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक +q और एक -q, जो कि एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं। तो मतलब हमें पता नहीं है डिस्टेंस कितनी है, तो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। अब हमने क्या कहा, इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, f। तो f की वैल्यू पहले लिख लीजिए आप, k q × -q अपॉन r²। मतलब ये भी नहीं, माइनस में लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्शन शो कर लेते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर k की वैल्यू रख दिया 1/4πε0 q² अपॉन r²। कैसा, अट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या कहा उसने कि हमने एक थर्ड चार्ज लिखा गया, इफ एट द मिडिल ऑफ द टू स्फीयर अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज +q। ओके, इनके जैसा ही एक और स्फीयर हमने कहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में रख दिया। ये यहाँ +q है, ये यहाँ -q है, हमने यहाँ मिडिल पर क्या रख दिया, +q चार्ज रख दिया। ठीक है ना। तो अब बताना है कि ये जो
क्यू चार्ज है वो कितना फोर्स महसूस कर रहा होगा। तो पहले डिस्टेंस कितनी थी r, तो यह भी डिस्टेंस मिडिल में रखा है बिल्कुल मिड पॉइंट पर, तो ये कितनी हो जाएगी r/2 और ये भी कितनी हो जाएगी r/2। अब आप देखिए ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। हमें इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता करना है, इस वाले चार्ज पर लगने वाला फोर्स पता करना है। अगर इस पर लगने वाला चार्ज फोर्स पता करना है तो इसका मतलब आप इस पर कैसा चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके कारण लगने वाले फोर्स को मैंने मान लिया F1 और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैंने मान लिया कि ये हो जाएगा आपका F2, क्योंकि नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और हमें इसके ऊपर लगने वाला फोर्स देखना है। तो चलिए जल्दी जल्दी निकालते हैं वैल्यूज़। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा आपका K, फिर K मतलब ये कांस्टेंट, ये जो 1/4πε0 होता है इसको एक आप एक अकेला कांस्टेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू तो रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो सीधे एक अकेला कांस्टेंट भी ले सकते हैं K। तो ये कितना हो जाएगा आपका Q × Q अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा KQ² अपॉन r²/4, ये 4 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा 4KQ² अपॉन r²। F1 की डायरेक्शन मैंने शो कर दी, आपको पता ही है इधर लगेगा। फिर F2 निकालिए जल्दी से, तो F2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, KQ, मैग्नीट्यूड ही तो केवल रखे जाते हैं यहाँ फॉर्मूले में तो मैग्नीट्यूड रखा था, माइनस साइन नहीं लगाते, क्योंकि माइनस और प्लस तो ये बताता है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, उसकी डायरेक्शन हमने शो कर ली है तो टेंशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया अब। तो कितना हो जाएगा KQ × Q अपॉन में डिस्टेंस अभी भी कितनी है इसकी r²/4, तो ये भी कितना आ जाएगा 4KQ² अपॉन r²। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसका मतलब टोटल फोर्स कितना लगेगा, यानी Fnet कितना लगेगा, तो Fnet बराबर F1 + F2। जब भी कोई दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके सम के इक्वल होता है, तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। जब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर अप्लाई होंगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके सम के इक्वल होगा, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए बस। तो F1 और F2 को ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा 4KQ² अपॉन r² प्लस 4KQ² अपॉन r² मिलके कितना हो जाएगा 8KQ² अपॉन r²। ऐड कर दीजिए ना, अरे इसको और इसको ऐड कर दीजिए, दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी हैं तो ऐड होकर के कितना हो जाएगा 8KQ² अपॉन r²। और हमने देखा है कि पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, KQ² अपॉन r², यानी ये किसकी वैल्यू है, F की। तो अब जो Fnet लग रहा है, यानी इस वाले जो थर्ड चार्ज पर जो कि मिडिल में रखा गया था उस पर जो Fnet लग रहा है वो पहले वाले का कितना लग रहा है, 8 गुना लग रहा है, मतलब Fnet की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8F हो जाएगी। तो 8F और वो भी किधर की ओर, तो 8F टूवर्ड्स -Q चार्ज, तो इसका मतलब C पार्ट इसमें सही आंसर होगा 8F टूवर्ड्स -Q चार्ज। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बिल्कुल बेफिक्र होकर के बड़े आसान शब्दों में समझिए, बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ें, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें ए चार्ज प्लस Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, एक चार्ज है प्लस Q जिसको हमने क्या कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक स्मॉल q एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इफ़ द कूलाम रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, अगर उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम हो तो आप मुझे बताओ कि रेशियो क्या होगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का, यानी हमें स्मॉल q और कैपिटल Q का रेशियो बताना है, जबकि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं। इसने कहा एक चार्ज था, पहले केवल एक अकेला चार्ज था कैपिटल Q, इसके हमने दो हिस्से कर दिए, एक बन गया स्मॉल q एक बन गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। जाहिर है कि अगर आपने एक कैपिटल Q चार्ज की बॉडी को दो हिस्सों में तोड़ दिया तो एक हो जाएगा छोटा वाला, मतलब एक तो उसने खुद ही बताया कि उसमें से एक Q बन गया तो दूसरा Q माइनस स्मॉल q बन गया। अब इसने कहा कि अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला चार्ज कैपिटल इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, इफ़ द कूलाम रिपल्शन बिटवीन दैम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज़ टू बी मैक्सिमम, यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो एक का चार्ज हो गया स्मॉल q एक का हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, दोनों के बीच की डिस्टेंस को कितना ले लिया r। अब ये डिस्टेंस फिक्स हो गई, हमसे उसने ये रेशियो पूछा है कि आखिर इसको किस रेशियो में तोड़ा जाए ताकि जो फोर्स लगे इनके बीच, इनको सेपरेट करने पर जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो। अब देखिए मैक्सिमम वर्ड आया है तो आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम का इस्तेमाल होगा ही होगा, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैं आपको पता होगा, कैलकुलस में पढ़ा है हमने, और कैलकुलस में भी नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में कई बार यूज़ होने वाला फिनोमिना है ये मैक्सिमा। चलिए समझते हैं, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता का कोई विषय नहीं है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाया F बराबर KQ इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन r²।
अब इसमें बताओ मुझे, जब आप इनको सेपरेट करोगे तो डिस्टेंस को आपने फिक्स कर दिया, मतलब जब इनको सेपरेट करके अलग रख दिया तो वो डिस्टेंस तो हो गई आपकी कांस्टेंट। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, के भी कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, और ये जो कैपिटल क्यू है ये भी कांस्टेंट है। क्यों है ये कांस्टेंट? क्योंकि जो चार्ज शुरुआत में था बॉडी के पास टोटल चार्ज वो तो कांस्टेंट ही था ना, तो उस कांस्टेंट चार्ज के आपने 2 टुकड़े कर दिए, तो आपके हाथ में ये केवल है। इसको डिसाइड करना आप पे डिपेंड करता है कि आप इस कैपिटल क्यू में से ये कितना अलग कर रहे हैं, ताकि बचा हुआ जो दूसरा है वो क्यू माइनस स्मॉल क्यू रह जाए। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर 100 कूलाम का कोई चार्ज हो तो हम उसमें 2 टुकड़े करने के हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। हम 20 और 80 का भी कर सकते हैं, हम 30-70 का भी रेशियो लेके चल सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात कि अलग अलग 2 हिस्सों में तोड़ने का मतलब ये है, लेकिन हमें ऐसे अंदाज में उनको ब्रेक करना है ताकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम, तो फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यही तो प्रोसेस होता है, मैक्सिमम का यही प्रोसेस होता है कि जिस चीज़ पर कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती है उसको उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करिए और 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो इसमें वेरिएबल केवल स्मॉल क्यू बचा, बाकी तो सब कांस्टेंट ही हैं। तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये बन जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करना अब थोड़ा आसान हो जाएगा। तो डी एफ बाई डी क्यू मतलब डी बाई डी क्यू ऑफ एफ की वैल्यू रख दीजिए उठाकर, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आप के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो बाहर ले लीजिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बचेगा क्यू का डिफरेंशिएशन 1 माइनस भाई डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू, डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू तो 1 हो जाएगा, माइनस के कांस्टेंट बाहर रखिए, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट बाहर रखिए, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो क्या अपॉन आर स्क्वायर बाहर रखिए, क्यू स्क्वायर का करिए कितना हो जाएगा 2q। समझ रहे हैं ना भाई? क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है ना, वैसे ही डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर 2q होगा ना। बात समझ आ रही है? मतलब मैं इतने सिंपल शब्दों में, थोड़ा टाइम तो लग सकता है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन जब एक्सप्लेनेटरी चीज़ें, जब आप बिल्कुल चाहते हो कि आपको ऑफलाइन वाला यानी क्लास वाला बिल्कुल फील आ जाए, आप चाहते हो कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने जैसी बातें होती हैं कि बस एक वीडियो हमने क्या किया कि 5 मिनट का वीडियो देखा और उसमें 20 क्वेश्चन कर लिए। भाई 5 मिनट के वीडियो में 20 क्वेश्चन समझाओगे, कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम लगाइए क्वेश्चन पर, ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन कर सकें। समझ रहे हैं? चलिए खैर, तो क्या हो जाएगा आपका ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि जब एक बार उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो फिर डिफरेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। देखिए मैं तो चाहूँ तो मेरे को तो पता है ना, मुझे तो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं तो जल्दी आपको करके सॉल्व करके दे दूं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन चीज़ तो सीखना सिखाना है ना। अगर सिखा नहीं पाए तो फ़ायदा क्या होगा? आपको सीखना है, तो सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप इन जितने क्वेश्चंस मैं अभी इस वीडियो में सॉल्व करा रहा हूं उनको आराम से रिलैक्स होकर अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए और आराम से क्वेश्चंस तैयार करते रहिए, ताकि एक क्वेश्चन समझकर 10 क्वेश्चन खुद से करने लगें। समझ में आएगा तो ऐसा कर सकोगे, और समझ में नहीं आया तो केवल एक क्वेश्चन को रट के बैठ जाओगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये था। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होना एग्जाम में, ठीक है? तो इसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब एक बार उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। मतलब जिस भी चीज़ को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर दो, और 0 के इक्वल पुट करने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो हमें आंसर दे देगी हमें सीधे सीधे। तो यहाँ पे देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। जब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया तो ये क्या, देखिए माइनस क्या उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर के इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इस के से ये के कैंसिल। आप समझ ही गए होंगे, अब कुछ बताने की मुझे ज़रूरत रह नहीं गई, वैसे बहुत सिंपल हो गया। कैपिटल Q इसको नीचे ले आइए, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q कितना बचा 2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, तो Q बाई Q की वैल्यू आ गई आपकी 2/1। मतलब रेशियो अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था कि 2:1 होगा या 1:2 होगा, यानी कि देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, हाँ 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। इसका मतलब 2:1 इज द राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 इक्वल चार्जेस स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ स्मॉल ए द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट बी विल बी। ओहो, क्या सिंपल क्वेश्चन, क्या मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए, अरे भाई समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहली बात इसने कहा कि एक स्फीयर के चारों कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, कैसे? इक्वल। ओहो हो, ये कितना है? प्लस क्यू। ये भी कितना है? प्लस क्यू। ये भी कितना है? प्लस क्यू। ये भी कितना है? प्लस क्यू। यानी कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पर 4 इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू है। और उनके बीच की मतलब जो स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी दी गई है? ए दी गई है। अगर स्क्वायर की साइड ए है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है हर एक का, तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या करना होगा? सिंपल देखिए, अगर प्लस क्यू, हाँ, तो हमें किस पे निकालना है फोर्स? चलो पता कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू एट बी। ओहो, जो चार्ज बी पे रखा हुआ वो कितना फोर्स महसूस करेगा। अच्छा, डायग्राम में ए बी सी डी कुछ इस तरह से दिए गए हैं, वो मैंने जल्दी जल्दी में अपनी मर्ज़ी से बना दिए। वैसे अपनी आप अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते थे। तो ये ए बी सी डी दिए हुए हैं, और जब ये ए बी सी डी होंगे तो इसका मतलब बी पर रखा हुआ जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना फोर्स महसूस कर रहा होगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या मज़े की चीज़ें हैं। क्या हो रहा है बताइए? ये वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। इसका मतलब F1 इधर की ओर आ जाएगा। मैंने C के कारण लिए, चलिए अगर आपको F1 में दिक्कत हो रही तो ऐसे मान लीजिए FC, मतलब C के कारण इस B पर, क्योंकि हमें तो B पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल का फोर्स पता करना है ना, तो C के कारण इस B पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल जो फोर्स महसूस कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर FC, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर FA। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो धक्का देगा, यानी ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इधर की ओर धक्का देगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो उधर की ओर धक्का देगा, और ये भी पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। मतलब ये तीनों ना, इन तीनों ने क्या कर लिया? तीनों ने सलाह कर ली कि तीनों मिलकर क्या करेंगे? बी को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। ठीक है, तो धक्का देने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात, इसने इसकी डिस्टेंस को भी मिला दीजिए, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए अपने लाइन ऑफ एक्शन में ही रिपेल करते हैं दोनों, तो ये इसको रिपेल करेगा। इसका वैल्यू मैंने ले लिया कितना? FD। अब देखिए FA FC आप समझ पा रहे होंगे, बड़े जल्दी समझिए। FA की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q अपॉन A स्क्वायर। मतलब FA की वैल्यू, FA ये रहा FA की वैल्यू यहाँ से लेके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? A। अरे भाई कूलाम्स के लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K कांस्टेंट, मतलब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला कांस्टेंट, K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इसका मतलब FA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या C के लिए जरा देखिए आप जल्दी से मुझे बताइए, FC की वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो ये भी Q ये भी Q, अरे सेम फॉर्मूला आ जाएगा ना, K Q स्क्वायर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी उतनी ही है A, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है ना, तो ये A है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो आपको FC मिल गया। डायरेक्शन आपने शो ऑलरेडी कर रखी है, बस FD थोड़ा सा अलग से निकाल लीजिए। ये अगर A है ये A है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2A। अरे भाई डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, अगर डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालिए सबसे पहले पाइथागोरस लगा करके, ये A है ये A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मिलके इसके इक्वल होगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगी, कितना आ जाएगा? √2A। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √2A है। तो आपकी बार थोड़ा सा बदल गया, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड ये भी Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? √2A का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कुल मिलाकर FD की वैल्यू आ जाएगी K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और A का स्क्वायर A स्क्वायर, तो FD भी मिल गया। अब आपको तीनों फोर्स मिल गए, लेकिन हमें तीनों नहीं बताने थे, हमें तो नेट फोर्स बताना था। अब नेट फोर्स बताना है तो फिर नेट फोर्स के लिए क्या करोगे? रिजल्टेंट निकालोगे ना। अरे भाई रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा लॉ लगाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। और अगर फिर भी डाउट्स रहते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में लिखिए कि सर थोड़ा सा स्पीड ऐसे कर लीजिए, कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, थोड़ा ऐसे बताइए। मतलब आपको समझाना ही मेरा मकसद है। अगर आप सीख गए तो समझिए कि इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया।
और देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आपका भी मकसद पूरा हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाते रहिए, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहिए ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंच सके। तो FA मिल गया, FC मिल गया, FD मिल गया। अब FA, FC, FD अगर मिल गया तो FA और FC का रिजल्टेंट पहले निकालिए। देखिए, हम जान गए कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल भी हैं और 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं। तो जब कोई दो फोर्स इक्वल हों और 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हों तो उनका रिजल्ट √2 टाइम्स ऑफ एनीवन होता है, √2 टाइम्स ऑफ एनीवन। और जब वो √2 टाइम्स ऑफ एनीवन होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? अगर मैंने कहा रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FC कितना हो जाएगा? F' मान लिया मैंने, मान लो उसको FA और FC का रिजल्ट। पहले हम इन दो का रिजल्ट निकाल रहे हैं, इन दो का रिजल्ट इनके बीच से जाएगा। ये सब थ्योरम्स हैं, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। किंतु डायरेक्टली आप इस बात को याद रख सकते हैं कि जब दो फोर्स, ये देखें ना, ये रहा आपका FA, ये रहा आपका FC, और दोनों क्योंकि इक्वल है तो दोनों का अगर आप चाहो तो FF के इक्वल भी मान सकते हो। तो रिजल्ट निकालने के लिए यानी कि F' निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा? दोनों इक्वल हैं तो ये लग जाएगा आपका F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला है ना भाई, R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो उस फॉर्मूले से आप देखेंगे कि ये टर्म तो 0 हो गया पूरा, ये बचा 2F², तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √2 टाइम्स ऑफ F। मैंने क्या बताया था कि उन दोनों का रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ एनीवन हो जाता है। तो √2 टाइम्स ऑफ एनीवन का मतलब F' हो जाएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ FA, ठीक है ना। और FA की वैल्यू आपके पास है तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ KQ² अपॉन A²। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब F' मिल गया आपको, ये तो इन दोनों का रिजल्ट आया ना। और जब दो फोर्स इक्वल भी हों और 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हों तो उनका रिजल्ट उनके जस्ट बीच से जाता है, एकदम बीच से जाता है। एकदम बीच से जाने का मतलब यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। तो ये जो F' की वैल्यू आई है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, F'। अब आपके पास इन दो से बदलकर एक हो गया, कितना? F' और एक पहले से ही था, क्या है हमारा? FD। तो इसका मतलब F' और FD दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन B है ना, ऑन चार्ज एट B, ठीक है ना, ऑन चार्ज एट B पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो आपका जवाब होगा F नेट बराबर F' प्लस FD। F' की वैल्यू कितनी है? हम अभी निकाल के लाए हैं, √2 KQ² अपॉन A²। इसकी वैल्यू कितनी है? KQ² अपॉन 2A²। दोनों कैल्शियम बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका 2A²। जब दोनों कैल्शियम 2A² तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 KQ² प्लस ये हो जाएगा आपका KQ²। कुल मिला के यहाँ से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं KQ² अपॉन A² कॉमन, और ये बचेगा यहाँ पर केवल कितना? 2√2 प्लस 1। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है क्या? हाँ दिया है, 2√2 प्लस 1 इंटू Q², 2√2 प्लस 1 इंटू Q² अपॉन में 2A², क्योंकि ये तो 2A² था ना नीचे, तो KQ² अपॉन 2A² हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे बचा 2√2 प्लस 1, तो KQ² अपॉन 2A² कॉमन बाहर लिया, बचा केवल यहाँ 2√2 और यहाँ पे बचा केवल 1, तो 2√2 प्लस 1। अब K की वैल्यू उसने एक्चुअली आंसर जो दे रखे हैं वो K के टर्म्स में नहीं दे रखे हैं, बल्कि K की वैल्यू रख के दे रखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम तो आंसर है। क्या हो जाएगा? K की जगह पे रख दीजिए 1/4πε0, और ये हो जाएगा आपका Q² अपॉन 2A², और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कितना? 2√2 प्लस 1। जरा देखिए तो वापस पलट के अपने ऑप्शंस को, तो पलट के देखेंगे तो ऑप्शन मिलेंगे 2√2 प्लस 1 Q² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4πε0 A², मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 9 क्या कह रहा है? 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल r exert a force F on each other if the charges are halved and the distance between them is doubled then the new force acting on the charges। मतलब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, चलिए जी रख दिए। ये दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनको एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। चलो फिर क्या कहा कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो एक दूसरे के बीच कितना फोर्स लगाते हैं? F। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ इंटू क्यू अपॉन R²। इसका मतलब F बराबर KQ² अपॉन R²। तो कुल मिलाकर फोर्स की वैल्यू हो गई F बराबर KQ² अपॉन R²। इफ़ द चार्ज आर हाफ्ड, अभी नया केस बनाना है। न्यू केस क्या कह रहा है? न्यू केस कह रहा है कि चार्जेस को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। हाफ्ड मतलब दोनों का मिला के हाफ्ड, तो दोनों चार्जेस को हमने आधा कर दिया। एंड
द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ डबल। ओहो, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या बात है। तो इसका मतलब चार्जेस को आधा कर दिया और डिस्टेंस को डबल कर दिया। वैसे तो अगर आप देखें, अगर आप समझ रहे हैं, समझ कर पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है, आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि चार्ज के घटने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन घटता है चार्जेस के घटने से, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स घटता है। चार्ज घट रहा है तो फोर्स भी घटेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स तब भी घटेगा। हमने दो काम किया ना, चार्जेस को आधा कर दिया, तो जब चार्ज को आप आधा कर दोगे तो फोर्स भी, मतलब दोनों चार्जेस को आधा आधा कर दिया तो फोर्स भी घटेगा ही घटेगा चार्ज के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो डिस्टेंस बढ़ने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस के बढ़ने से भी घटेगा। तो दोनों ही फैक्टर्स को घटाने का काम कर रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में कोई बढ़ाने वाला ऑप्शन दिया उसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। बट चलो छोड़ो, ऐसा भी कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाना है। एफ डैश यानी कि जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका के, और क्यू की जगह पर रखेंगे Q/2, दूसरे वाले क्यू की जगह पर रखेंगे Q/2, अपॉन में आर की जगह पर रखेंगे 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया सीधे सीधे एफ डैश बराबर कितना, KQ²/4 अपॉन में 4r², जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1, बाहर वालों का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों का अंदर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये KQ²/4 × 4r²। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा KQ²/16r²। आप पाएंगे कि एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा आपका क्या KQ²/r²। और ये कितना था, KQ²/r² कितना था, f के इक्वल था। तो इसका मतलब f डैश आ जाएगा आपका 1/16 टाइम्स ऑफ f। तो अगर ऑप्शन में कहीं f/16 दिखाई दे रहा हो तो तुरंत टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन में नज़र आ रहा है डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। तो आया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। ये तो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा। क्या कहा इसने, एक स्फेरिकल शेल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके पूरे सरफेस पर चार्ज बिखरा हुआ है। एक स्फेरिकल शेल है, उसके पूरे सरफेस पर चार्ज बिखरा हुआ है, और उस चार्ज के बिखरे होने के कारण अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अगर आप ज़रा सी भी आपने पढ़ाई की है और आपने थियोरेटिकल चीज़ों को ढंग से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि स्फेरिकल शेल का ये अगर सेंटर होता है और ये रेडियस होती है तो इसमें 3 केस बनते हैं। एक केस बनता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक केस बनता है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक केस बनता है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इनसाइड का फॉर्मूला होता है ई इनसाइड 0 होता है। क्यों, क्योंकि अंदर की ओर चार्ज इनक्लोज ही नहीं होता, तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। जब चार्ज ही नहीं होगा तो अंदर की तरफ चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज इनसाइड, क्योंकि पूरा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर बिखरा हुआ है, अंदर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ई इनसाइड 0। तो वैसे तो आंसर तो डायरेक्टली मिल गया आपको, लेकिन फिर भी मैं उसके आसपास की और चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन इससे बदल के कुछ और आ जाए। यही समझना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये सोचना है अगर ये क्वेश्चन है तो इसके जैसा और क्या हो सकता है। मतलब हर क्वेश्चन के साथ आप ऐसा सोचेंगे तो आप अगर एक क्वेश्चन लगा होंगे तो कम से कम तो 2 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक करके दूसरा उसी के जैसा सोच लिया तो 100% 2 क्वेश्चन तो आपके समझो सॉल्व भी हो गए ना भाई। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे दिया ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि चार्जेस को आधा कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, बताओ फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही अब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सैकड़ों क्वेश्चन, बस वैल्यू ही तो बदल के आ सकती है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि चार्जेस को 1/3 कर दिया, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया। ऐसा भी आ सकता है चार्जेस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया। तो सोचिए, सोच कर पढ़िए चीज़ों को, सोच के पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा, फील भी आएगा और समझ में भी आएंगी चीज़ें, और फिर मार्क्स तो गेन होंगे ही होंगे। ठीक है ना, 100% के लिए पढ़ रहे हो ना, तो 100% के लिए पढ़ोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो देना पड़ेगा, वापस रिपीट कर करके पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना होगा। चलिए, तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा 0। ये तो पहले आंसर तो मिल गया, लेकिन मैं फिर भी इसके आसपास की और 2 बातें बता रहा हूँ कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r² होती है। मतलब जितना अगर इस पूरे पे चार्ज कितना है, Q है, अगर पूरे स्फीयर के ऊपर Q चार्ज है और इसकी रेडियस r है तो ई सरफेस कितना हो जाएगा, है ना। देखिए गलती हुई ना यहाँ पे, इनसाइड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना भाई, इनसाइड 0, सरफेस पर कितना होता है ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ई आउटसाइड, मान लीजिए कहीं आउटसाइड वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब आउटसाइड कितनी रहती है, ई आउटसाइड 1/4πε0
Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि मैंने क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको कितना मान लिया, स्मॉल r। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए, है ना। ये कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है, ये वेरिएबल होती है, क्योंकि r की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी चेंज होगी। चलिए इस पर चर्चा तो अगली वीडियोज़ में भी कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो अभी क्वेश्चन और भी बहुत से आने हैं, तो डोंट वरी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली सभी वीडियोस का आनंद लीजिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।